बोलते हैं, साथ ही साथ उसको हम हाइब्रिड सीड भी बोलते हैं। पहले देसी बीज यूज किया करते थे किसान, जिसकी सहायता से हमारी पैदावार कम होती थी। अगर आज के टाइम में अगर आप गेहूं और धान की लंबाई की अगर हम बात करें, तो उसकी लंबाई काफी ज्यादा है, उसकी बाली जो है उसकी भी लंबाई काफी ज्यादा है। और जब देसी बीज हुआ करते थे तो गेहूं और धान की इतनी लंबाई नहीं होती थी। मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल है। देसी मटर की अगर हम बात करें तो उसमें 4-5 दाने होते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड की जो मटर होती है उसमें 10 दाने, 15 दाने, 20 दाने तक होते हैं। तो हाइब्रिड सीड की वजह से भी हमारी फसल की पैदावार बढ़ी। और जो चौथी चीज थी वो थी सिंचाई के साधन। पहले हमारे जो किसान भाई हुआ करते थे, वो कुओं से, नदी नालों से अपने खेतों में सिंचाई करते थे। अगर इनके कुओं के पास कोई खेत होता था तो वहां पर वो सिंचाई कर पाते थे, लेकिन अगर दूर होता था वो बिल्कुल नहीं कर पाते थे। यानी कि वो पूरी तरह से बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहते थे। तो इन चार चीजों की वजह से हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसकी वजह से आज हम बेहतर खेती कर पा रहे हैं। और एक टाइम हमारे देश में ऐसा भी था कि हम भुखमरी के दौर से गुजर रहे थे 1960 के पहले। हमारा देश आजाद हुआ और बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी। तो हमारे देश में दूसरे देशों से गेहूं और धान को मंगाया जाता था। लेकिन आज हरित क्रांति की वजह से आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हम बात करें दूसरे देशों में, आज के टाइम में हम गेहूं और धान को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल अगर आप देखें तो आज हमारा देश सेकंड नंबर पर है और गेहूं और धान की पैदावार के मामले में, साथ ही साथ दलहन की पैदावार के मामले में। थर्ड नंबर पर हम आते हैं तिलहन की पैदावार के मामले में। सेकंड नंबर पर हम आते हैं गन्ने की पैदावार के मामले में, और साथ ही साथ हम ग्राउंड नट की पैदावार के मामले में भी सेकंड नंबर पर आते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हरित क्रांति को, ग्रीन रेवोल्यूशन को। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाय की पैदावार के मामले में हम नंबर 1 है, कपास में हम सेकंड नंबर पर है, और मशीनरी के मामले में पूरे विश्व में हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, जो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। हम बहुत सारे देशों को आज के टाइम में चावल और गेहूं को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर दुनिया के बाजार में हम देखें, जो हमारी हिस्सेदारी है वो 6% की है, और हमारा स्थान जो है वो टॉप 10 में हम 8वें पर आते हैं। तो ये आज के टाइम में हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा देश के किसान इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे देश में किसानों के लिए संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो आज हम क्वालिटी को बेहतर करके हम जो वैश्विक बाजार है वहां पर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने एक्सपोर्ट को और भी बढ़ा सकते हैं। जहां पर हम 8वें नंबर पर हैं, वहां पर हम फर्स्ट सेकंड नंबर पर भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो आज के टाइम में जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, उनको चैलेंज भी बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत ही देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज के टाइम में हमारा पॉपुलेशन, लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपने देखा होगा, अगर हम आप शहर की बात करें, शहर में आप रहते हैं, उस शहर को आप देखिए और सोचिए कि क्या आज से 30 साल पहले वो शहर इतना ही बड़ा था जितना बड़ा आज है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो वो छोटा हुआ करता था। अब आप ये देखिए कि आज से 30 साल के बाद आपका शहर कितना बड़ा होगा, और बड़ा हो जाएगा। और जो शहर बड़ा हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? वो खेत में ही उनके घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। तो एक तरह से देखें, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कृषि योग्य भूमि है, वो हमारी लगातार कम होती जा रही है। साथ ही साथ आज हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंज और है कि हमारे हमारे देश को इस समय पर दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। जब हमने 1960 में हमने क्या किया, जहां पर हम 1 क्विंटल पैदा करते थे वहां पर हमने 10 क्विंटल पैदा करना शुरू किया। आज हम जहां पर 10 कर रहे हैं वहां पर हमें 20-30 भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। और ये सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ जैविक खादों की सहायता से, जैविक खेती की सहायता से ही कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को कहीं किसी किसान के पास लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उस किसान के बारे में पता होना चाहिए। किसान की परेशानियां क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। किसान किस तरह की खेती कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें वो क्या क्या डाल रहा है, वो कब कब क्या चीजें डालता है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम उनकी किसानों की परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी मुख्य रूप से परेशानियां क्या हैं। परेशानियों की अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ी जो किसान की परेशानी है, वो है उनका इन्वेस्टमेंट। उनकी लागत आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उत्पादन में बहुत अधिक निवेश। अगर हम देखें उनके खर्चों के बारे में, अगर हम बात करें उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि किसान शुरुआत से ही जब किसी तरह की फसल लगाता है तो स्टार्टिंग से ही वो खर्चा करना शुरू कर देता है। जुताई करता है तो खर्चा होता है, अगर वो बीज बोता है का खर्चा होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारे किसान भाई हैं, खाद डाल रहे हैं अपने खेतों में, पानी डाल रहे हैं, तो हर एक जगह पर उसको खर्चा करना पड़ता है। अब हम इसमें से देखेंगे कि किसान हमारा किस चीज के लिए अधिक खर्चा, तो सबसे अधिक खर्चा करता है आज के टाइम में किसान केमिकल फर्टिलाइजर के। केमिकल फर्टिलाइजर जिसको हम यूरिया और डीएपी के रूप में जानते हैं। आज के टाइम में किसान, जब हमारा देश आजाद हुआ, हरित क्रांति आई, उस समय पर क्या हुआ था कि हमारे किसानों को बोला गया था कि पर एकड़ के हिसाब से 7 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को यूज करना है। लेकिन पिछले 50 से 60 सालों में हम आज कई गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया है यूरिया डीएपी की मात्रा। क्यों हमने इसलिए बढ़ा दिया? क्योंकि किसान लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर हम केमिकल को बढ़ाएंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा। आज किसान की बढ़ गई, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी कम होते होते, उसके उपजाऊपन कम होते होते, आज हमारे किसान की जो फसल की पैदावार है वो स्टेबल हो गई है, बढ़ नहीं रही। आज सिर्फ केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन पैदावार उसकी नहीं बढ़ रही है। तो आज के टाइम में किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है केमिकल फर्टिलाइजर को लेकर के। मेन रूप से अगर हम देखें तो यूरिया और डीएपी के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें उर्वरक की अधिक खपत, उर्वरक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर। आज के टाइम में जो हमारा किसान है वो कम्पिटिटिव हो गया है। कम्पिटिटिव इन द सेंस कि वो अपने पड़ोसी से कंपेयर करता है। अगर पड़ोसी 100 किलो यूरिया डाल रहा है तो वो सोचता है मैं अधिक डालूं, और किसान इसमें बड़ा गर्व समझता है वो। और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो इतना ज्यादा यूरिया और डीएपी लगता है, लेकिन वो ये नहीं उसको पता कि वो अपने खेतों में जहर डाल रहा है, और उसकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार कम होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार भी कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने खेतों में केमिकल को ज्यादा डालेंगे तो उस खेत से उगाया हुआ अनाज हम खाते हैं, वो सारे के सारे केमिकल हमारे शरीर में ही आएंगे और हमें ही बीमार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे किसान में एक भ्रम है कि अगर हम ज्यादा केमिकल डालेंगे तो ज्यादा पैदावार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका उसको आउटपुट नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिट्टी में आज के टाइम में जो नमी है वो बहुत कम हो गई है। कैसे? जब हम यूरिया का उपयोग करते हैं अपने खेतों में तो ये हमारे मिट्टी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको सख्त करता है, उनको ठोस कर देता है, जिससे जब किसान अपने खेतों में पानी डालता है तो वो ज्यादा अंदर गहराई तक नहीं जा पाता है। तो इस वजह से भी उसकी मिट्टी जो होती है नम हो जाती है, कमी हो जाती है। कैसे? क्योंकि पानी जब अंदर तक नहीं जाएगा और गर्मी की वजह से पानी वाष्पीकरण होकर के वो पूरा का पूरा उड़ जाता है। तो एक वजह ये भी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिट्टी का जो स्वस्थ गुणवत्ता है वो आज कम हो गई है। मतलब हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कमजोर हो गई है, कम हो गई है, हो गई है। किसान जब किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर डालता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डाला। बहुत ही सिंपल सी बात, हमारी जो किसान है वो अपनी खेत की मिट्टी की टेस्ट नहीं करवाते हैं, जांच नहीं करवाते हैं कि हमारी मिट्टी में, और अंधाधुंध यूरिया का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास, सल्फर, जिंक यूज करते रहते हैं। जिसकी अधिकता होती है उसको भी यूज करते हैं, तो इसलिए उनकी जो लागत होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर हम मिट्टी की जांच हमें करवानी चाहिए। प्लस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आज के टाइम में जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो एक वजह से और कम होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास कि किसान आज के टाइम में सिर्फ एक तरह की ही फसलें लगाता है।
अगर वो गेहूं लगा रहा है तो हर साल गेहूं लगाता है, वो धान लगा रहा है तो हर साल गेहूं धान लगाता है। तो गेहूं और धान लगातार हमारे खेतों में लगाने की वजह से भी हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो लगातार कम होती है। या कहीं पर कपास लगाते हैं, कहीं पर गन्ना लगाते हैं, कहीं पर मक्का लगाते हैं, कहीं पर बाजरा लगाते हैं। तो एक तरह की फसलें लगाने की वजह से भी हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। अगर हम 30 साल 40 साल पुराने अगर आप अपने बचपन में जाओ और अगर आप देखें तो उस समय पर क्या होता था, मिक्स क्रॉप किसान लगाता था, हर एक तरह की फसलें लगाती थी। तो इससे होता क्या था कि हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती थी। उदाहरण के तौर पर हमारे किसानों को अपनी फसलों में दलहन की फसल जरूर लगानी चाहिए। हर साल नहीं अगर लगा सकते तो हर 2 साल में वो दलहन की फसल जरूर लगाना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी तरह की दलहन की फसल, दलहन के मतलब जो दाल वाली फसलें होती हैं जैसे मटर है, चना है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, इस तरह की फसलों को लगाने से क्या होता है, अगर आप कभी उनके पौधों को उखाड़ करके देखेंगे तो उनकी जड़ों में एक गांठें होती है, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है और उसका काम होता है हमारी एटमॉस्फेरिक वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के हमारी मिट्टी में नेचुरल नाइट्रोजन की मात्रा को डालता है। लेकिन किसान दलहन की फसल नहीं लगाता है। साथ ही साथ अगर दलहन की फसल की बात करें तो ये हमारी मिट्टी के लिए हरी खाद का भी काम करता है, जैविक खाद का काम करता है। तो यहाँ पर हमें मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना होगा। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जांच करना जरूरी है। अगर किसी तरह की मिट्टी की जांच करवा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए उसको टेस्ट क्या करवाना है। मुख्य रूप से 4 तरह के टेस्ट करवाते हैं, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की और चौथा पीएच वैल्यू। हम यहाँ पीएच वैल्यू की बात करेंगे। पीएच वैल्यू क्या होता है? हमारी मिट्टी के लिए पीएच वैल्यू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मापने का एक तरीका होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, इसका पैमाना। और अगर हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है। और अगर 6 से कम होगा उसका पैमाना, उसकी स्केल कम होगी 6 से, तो हमारी मिट्टी एसिडिक होती है। इसका मतलब किसानों में बहुत ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करता है। अगर 7 से ज्यादा उसका पैमाना होगा तो हमारी मिट्टी एल्कलाइन होगी, मतलब कि हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में डीएपी की मात्रा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी को हम बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, बहुत सारे किसान इसको डाया के नाम से भी जानते हैं। तो डीएपी एल्कलाइन करता है, यूरिया एसिडिक करता है। लेकिन ना एल्कलाइन होना चाहिए ज्यादा, ना एसिडिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तभी हमारी मिट्टी अधिक पैदावार कर पाएगी। आपने ये भी देखा होगा कि किसान अपने खेतों में बहुत सारे पोषक तत्वों को डालता तो है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाता है। उसका सिर्फ एक कारण है, पीएच वैल्यू नॉर्मल नहीं होती इसलिए। इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। अगर हम किसी कोई एक व्यक्ति है जो उसके शरीर में किसी तरह की बीमारी है, उसके शरीर में बीमारी है और अगर उसको हम एक 56 भोग खाना दें तो क्या उसके शरीर में लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति है और उसको हम नमक रोटी भी खिलाएंगे तो उसके शरीर में लगेगा। तो सेम यहाँ पर अगर हमारी मिट्टी का पीएच मान सही नहीं होगा, पीएच वैल्यू सही नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तो किसान उसमें कुछ भी डालेगा, पौधे उसको ले ही नहीं पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर पीएच मान नॉर्मल होगा तो उसमें हम कम चीजें भी डालेंगे तो हमारी फसल बेहतर होगी। इसका एक उदाहरण तौर पर आप और समझ सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे खेतों में केचुए पाए जाते थे, लेकिन आज केचुए ना के बराबर हैं, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें खेतों में हमने केमिकल फर्टिलाइजर को डाल करके उन केचुओं को ही नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कम हो गए। तो ये एक वजह है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता का कम होना। तो यहां पर हम जैविक का उपयोग करके, ऑर्गेनिक का उपयोग करके हम ये जो किसानों की सारी परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे नीचे लिखा हुआ है कम उपज। तो अगर हम इन परेशानियों को दूर कर देंगे तो यही हो जाएगा अधिक उपज। और आज हम किसानों की परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद की सहायता से ही दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज के टाइम में जो कीटनाशक का उद्योग है, जो ये इंडस्ट्री है, वो लगातार बढ़ रही है। कीटनाशक 65% तक अपने खेतों में किसान यूज करता है। खरपतवार नाशक 60%, 16% तक करता है। फफूंदी नाशक 15% तक करता है। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है अपने फसलों में रोगों को रोकने के लिए। यहां पर अगर हम बात करें रोगों की,
तो हमारे जब किसान भाई अपने खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो फसलों में रोग भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ज्यादा यूरिया डालेंगे तो फसलों में रोग आएगा, ज्यादा डीएपी डालेंगे तो भी फसलों में रोग आएगा। और फिर उन किसान जो है उन रोगों को नष्ट करने के लिए तरह तरह की मार्केट से कीटनाशक दवाएं, फफूंदीनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाएं ला करके यूज करता है, और जिससे उसकी फसल पर कोई असर भी नहीं होता और उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कपास में किसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है कीटनाशक दवाइयों का, और सब में बहुत कम मात्रा में यूज करता है। साथ ही साथ अगर हम राज्य को देखें, स्टेट को देखें, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर का, और साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयों का। पंजाब में बात करें तो 11% होता है, आंध्र प्रदेश में 24% होता है, महाराष्ट्र में 13% होता है। तो इस एरिया में, साउथ के एरिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हमें इसको ज्यादा यूज करना चाहिए? नहीं। अगर हम देखें तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर को और साथ ही साथ पेस्टिसाइड को कम करना चाहिए। तो अगर हमारे किसान भाई अवेयर होंगे तो हमारे जो है उनको किसान ज्यादा यूज नहीं करेगा, हमारी मिट्टी में नहीं जाएंगे, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को सही रखेंगे। साथ ही साथ अगर इसका आप साइड इफेक्ट देखें तो इस फिगर से आप देख सकते हैं, ये फिगर आपके सामने है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वायरमेंट का दिया गया है। यहाँ पर किसान जो है अपने खेतों में केमिकल की जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका स्प्रे कर रहा है, और वो कीटनाशक दवाएं हमारे पूरे पर्यावरण को प्रभावित करती है। कैसे? जब बारिश होती है और किसान अपने खेतों में स्प्रे करता है, तो बारिश से बह करके, खेतों से बह करके वो तालाबों में पहुंचता है। साथ ही साथ कुछ परसेंट लीच कर जाता है, जो जमीन के अंदर पानी में चला जाता है, और वो सारी चीजें हमारे पास ही आती हैं। तालाबों में, नदियों में मछलियां होती हैं, उनसे वो प्रभावित होती हैं, और हम मछलियों को खाते हैं तो हमारे ही शरीर में आ रहा है। इसका मतलब ये, अगर हम देखें इस पिक्चर का कंक्लूजन, तो केमिकल हर एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें केमिकल को कम करना है, और ये पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो किसानों की सारी परेशानियां हैं, वो परेशानियां सिर्फ और सिर्फ केमिकल की वजह से ही हो रही है। साथ ही साथ आपके सामने एक पिक्चर और है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम दूध पीते हैं ना, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग करते भी हैं कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो पहले हमें अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, हमें एलोवेरा जूस देना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में जो केमिकल है वो बाहर हो जाए। लेकिन हम कितना केमिकल को बाहर करेंगे? अगर हम तो आज हम दूध पी रहे हैं तो वहां से केमिकल आ रहा है, अगर हम दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं तो वहां से केमिकल आ रहा है। कितना हमें डिटॉक्सिफाई हमारी मिट्टी को करना पड़ेगा। अगर हमारी मिट्टी ही डिटॉक्सिफाई हो जाए, हमारी मिट्टी में ही कोई केमिकल ना जाए, तो हमारे शरीर तक कोई केमिकल नहीं आएगा। मतलब बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें, जो हमारा भविष्य है वो जैविक खाद का है, जैव उर्वरक का है। और जब तक हम जैविक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम इसको अपनाएंगे नहीं, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर मैं एक बात कर रहा था कि हमारी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करना है। देखिए, अगर हमें अपनी सेहत को सुधार करना है, हमें अपनी सेहत को बेहतर करना है, तो हमें अपने पर ध्यान नहीं देना है। हमें कहां पर ध्यान देना है? मिट्टी पर, जो हमारी खेत की मिट्टी है। अगर हम अपनी खेत की मिट्टी को ही शुद्ध कर दें, तो हमारा शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जैव उर्वरक काम करता है, ये क्या चीजें होती है। जैव उर्वरक की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो हमारी फसलों में बहुत ज्यादा रोग लगते हैं, उनको हम नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही रोकते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंपनी की भी बात करें तो आज हमारी कंपनी कहती है कि में सारी चीजों, सारी बीमारियों का निदान है। मतलब हम प्रकृति से ही उन सारी चीजों को यूज करते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारी फसलों में जो रोग लगते हैं, उनको भी हम प्राकृतिक तरीकों से ही रोकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड, यानी कि जैविक कीटनाशक। मतलब हमें अपनी फसलों में किसी तरह का केमिकल नहीं डालना है, और हमारी फसल में रोग भी नहीं लगेंगे, हमारी मिट्टी भी बेहतर रहेगी, और हमारे पर्यावरण भी बेहतर रहेगा, साथ ही साथ हमारी सेहत भी सही रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ बीमारियों की, तो बहुत सारे
हमारे फसलों में बीमारियां लगती हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, यानी कि कवक की वजह से होती हैं, साथ ही साथ जीवाणुओं की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो इन सारी चीजों को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी फसलों की अगर हम बात करें तो उनकी फसलों में सारी तरह से रोग आता है, मतलब जड़ों में भी रोग लग सकता है, फलों में भी रोग लग सकता है, फूलों में भी लग सकता है, कहीं पर भी रोग लग सकता है, तो उसको हम कम करना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारी जो कंपनी है, हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो आईएमसी रेंज है एग्रीकल्चर की, वो हमारे किसानों को अवसर भी देती है। अवसर क्या देती है कि जो हमारे पर्यावरण है, उनके अनुकूल है हमारा प्रोडक्ट, उनका हमारे पर्यावरण पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे किसानों की लागत कम होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये फसल के लिए उपयोगी होता है और लंबे समय तक काम करता है। ये हमारी मिट्टी को स्वस्थ करने में मदद करता है, साथ ही साथ मनुष्यों के लिए भी सुरक्षित होता है और सबसे बड़ी बात, उपज में सुधार लाता है, मतलब हमारे किसानों की जो फसल है, उनकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। और हमारे किसान का उद्देश्य भी यही है कि उनकी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो और वो अधिक पैदावार कर सकें और अपने फसलों को सुरक्षित और स्वस्थ भी कर सकें। तो यहाँ पर ये सारे अवसर हम अपने प्रोडक्ट रेंज की सहायता से हम अपने किसानों को दे सकते हैं। हमारे जो खेत हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ हम किसानों की फसल की पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये सब आप वास्तव में चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो पेश है हमारी आईएमसी एग्रो रेंज, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट यूज किया होगा। हमारे सामने है प्रोडक्ट हमारा, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हर्बल का मतलब क्या है? हर्बल का मतलब प्राकृतिक, एग्रो का मतलब खेती बाड़ी के लिए, ग्रोथ का मतलब विकास के लिए, बूस्टर का मतलब पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या करेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी हमारे कंपनी में इसकी बहुत बड़ी सेल भी है और ये हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा है क्या और ये कैसे काम करेगा और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 पैकिंग में अवेलेबल है, हाफ लीटर में एंड 1 लीटर में। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई जहर नहीं है, मतलब ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे खेतों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। अगर हम प्राकृतिक चीजों की अगर हम बात करें तो काऊ यूरिन है इसमें एलोवेरा है, इसमें नीम है, आंवला है और हिमालयन बेरी है, जो ये एक तरह का हर्ब है, यानी कि प्राकृतिक चीजों से इसको बनाया गया है। हम देखें बहुत ही सिंपल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत सारे मिनरल्स की, विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह से हमारे फसलों को भी बहुत सारे मिनरल्स की, विटामिन की आवश्यकता होती है उनके विकास के लिए और उनकी अच्छी पैदावार के लिए। तो यहाँ पर यह हमारा प्रोडक्ट हमारे फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं ये कैसे देगा। इसमें अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा को आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक कंप्लीट फूड होता है, एक संपूर्ण भोजन होता है हमारी फसलों के लिए। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, तो जिससे हमारे फसलों में जो रोग लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनको भी रोकने में मदद करता है। तो ये हमारे पौधों को सारे तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ हमारी फसलों में जो रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करे। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए भी और साथ ही साथ उस पर जो रोग लगते हैं उनको रोकने के लिए भी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें लेहबेरी है। लेहबेरी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें होती हैं और साथ ही साथ इसमें
24 टाइप के मिनरल्स होते हैं और 18 तरह के एमिनो एसिड भी होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये हमारे पौधों का विकास अच्छा करते हैं, हमारे पौधों में फूल बनने की प्रक्रिया को बेहतर करते हैं, हमारे फसलों में फल बनने की प्रक्रिया को बेहतर करने में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें नीम है। नीम की अगर हम बात करें, तो नीम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इसको बहुत ज्यादा समय से यूज किया जा रहा है और इसको हम प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम घरों में अनाज को स्टोर करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि नीम की कुछ पत्तियों को तोड़कर उस अनाज में हम डाल देते हैं, ताकि हमारे उस अनाज में किसी भी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो इसको हम प्राकृतिक तौर पर एक कीटनाशक के तौर पर इसके इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कीटनाशक के तौर पर काम करेगा। तो जो हमारी फसलों में सफेद मक्खियों की वजह से, सफेद चींटियों की वजह से, झींगा है, एफिड है, भृंग है, जिनकी वजह से जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे हमारी फसलों को बचाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें आंवला भी डाला गया है। आंवला की अगर हम बात करें, तो ये विटामिन सी का भंडार होता है और हमारे पौधों के विकास में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि हमें कोरोना की वजह से हमें अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो हमारे शरीर में किसी तरह का रोग नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से आंवला भी हमारे फसलों में इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है, ताकि हमारे फसल में किसी तरह का रोग ना आए। तो विटामिन सी का काम ही यही होता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करना। कहते हैं ना कि अगर हमारा शरीर मजबूत होगा, तो हमारे शरीर में किसी तरह का रोग नहीं आएगा। तो हमारा शरीर मजबूत कैसे होगा, या हमारी फसल कैसे मजबूत होगी, जब उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे। तो साथ ही साथ आंवला क्या करता है, हमारे फसलों को हानिकारक सूरज की किरणों से भी बचाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें, तो इसमें गौमूत्र है। और गौमूत्र अगर देखा जाए, तो गौमूत्र का हमारे आयुर्वेदा में भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट में डाला गया है गौमूत्र, किस लिए? मुख्य रूप से ये हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देता है। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात की थी। वैज्ञानिकों ने इसी को केमिकल के रूप में तैयार किया था और एक रेशियो दिया था कि हमें इसको डालना है। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास गौमूत्र से मिल रहा है, वो भी प्राकृतिक अवस्था में। तो हमारे फसलों को ये 3 मुख्य तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ में ये सोडियम भी देगा और कैल्शियम भी देगा। मैं यहाँ पर आपको कैल्शियम के बारे में बताना चाहूंगा। कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये करता क्या है, हमारी मिट्टी से पोषक तत्वों को, सारे तरह के मिनरल्स को, विटामिन को हमारे फसलों में, फूलों तक और फलों तक पहुंचाने का काम करता है। तो कैल्शियम यहाँ पर देता है, जो प्राकृतिक होता है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। तो हमारी फसलों के बेहतर ग्रोथ के लिए ये काम करेगा। साथ ही साथ ये हमारी जो मिट्टी है, उसके भौतिक गुणों को इंप्रूव करता है। मतलब हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इसको हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे गेहूं, धान हो, चाहे सब्जियों की फसलें हों, या दलहन की फसलें हों, या फिर हमारे पास किसी तरह का बाग हो। हमारे पास आम का बाग है, हमारे पास संतरे का बाग है, या किसी भी चीज का बाग है, तो वहां पर भी हम अपने इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई फसल नहीं है जिसको हमें इसको यूज नहीं करना। हर एक तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है। अब देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई होते हैं, वो फसल कब कैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल। अगर आप देखें, किसी भी तरह का जब किसान फसल लगाता है, तो उसका पहला काम क्या होता है, खेत को तैयार करना। मतलब पहले वो खेत की जुताई करेगा, फिर उसके बाद उसमें बीज लगाएगा, फिर उसके बाद पानी डालेगा, खाद डालेगा, और फसल जब बड़ी होगी, तो जरूरत पड़ने पर उसमें वो छिड़काव करेगा, स्प्रे करेगा। तो हमें अपने इस प्रोडक्ट को शुरुआत से इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने आपको एक बात बीच में कही कि हमारी जो मिट्टी है, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, हमारी मिट्टी को बेहतर करना पड़ेगा, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना पड़ेगा, हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर
हमें अपने प्रोडक्ट का शुरुआत से इस्तेमाल करना है, मतलब मिट्टी में भी इस्तेमाल करना है। हमें करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें हाफ लीटर की बॉटल लेनी है, आधा लीटर की बॉटल लेनी है और कम से कम हमें लेना है 50 से लेकर के 100 किलो तक गोबर की खाद जो 1 साल पुरानी हो, यानी कि सड़ी गली खाद हो। अगर हमारे पास गोबर की खाद नहीं है तो हम मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम हाफ लीटर की बॉटल को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसको मिट्टी में डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। इसको हम मिट्टी में डालेंगे तो हमें मिट्टी में या गोबर की खाद में हमें मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको जुताई से पहले या जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद हमें इसको अपनी खेतों में बिखेर देना है। अब ये जब मिट्टी में पहुंचेगा तो ये कई तरह के फायदे करेगा। पहला फायदा करेगा कि जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु है जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारी फसल की जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और जो हमारे किसान पिछले 50 सालों से 60 सालों से लगातार केमिकल का उपयोग करते आ रहे हैं, जो हमारी मिट्टी में केमिकल का असर है, उन केमिकल को धीरे धीरे कम करने में भी मदद करेगा। आप कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। एकाएक नहीं करेगा, तुरंत नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करेगा। साथ ही साथ यह जो हमारी मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू है उसको भी नॉर्मल करने में मदद करेगा। अगर हमारा किसान बहुत ज्यादा यूरिया डाल रहा है या डीएपी डाल रहा है, मतलब एसिडिक है या एल्कलाइन है, तो उसको भी हमारी मिट्टी को नॉर्मल करने में भी मदद करेगा। तो ये ओवरऑल हमारी मिट्टी के लिए फायदेमंद होगा और इसको हमें मिट्टी में जरूर से जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार हमें इस्तेमाल करना है, शुरुआत में अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, या फिर अगर किसान फसल लगा लेता है तब भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो पहली बात। अब हम दूसरी बात करें, दूसरा चीज किसान क्या करता है, अपने खेतों में बीज लगाता है, बुआई करता है। तो इसको हम सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में बहुत आसान तरीका है। हम 1 किलो बीज लेंगे, उसमें हम 2 ml डालेंगे ग्रोथ बूस्टर, ग्रोथ बूस्टर हम डालेंगे और उसको हम मिक्स करेंगे सीड में। अगर गेहूं से बड़ा बीज है तो उसको हम 1 लीटर पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए रख सकते हैं। कुछ समय के लिए मतलब 10-15 मिनट भिगो करके रखा, उसके बाद उसको निकाला और खेतों और उसके बाद उसको हल्का सा छायादार स्थान पर सुखाया और खेतों में बुआई कर दी। अगर गेहूं से छोटा बीज है तो हमें उसको भिगोना नहीं है, मतलब जैसे सरसों का बीज है, तो इस तरह के बीज को हमें भिगोना नहीं है, उस पर हमें डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। अब इसको ग्रोथ बूस्टर से अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो लाभ क्या मिलेगा हमको, फायदा क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपल। ये करता क्या है कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें किसी तरह की बीमारी होती है उसको रोकने में मदद करेगा। साथ ही साथ हमारे सीड का जर्मिनेशन करने में हेल्प करेगा, मतलब उसको उसकी उगने की क्षमता बढ़ा देगा। तो 99% तक हमारा बीज उगेगा, जिससे हमारे किसान को फायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो बीज उगेगा वो स्वस्थ होगा। अगर बीज स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ उगने की क्षमता होगी तो पौधा भी स्वस्थ बनेगा, तो पौधा स्वस्थ रहेगा तो वो पैदावार भी स्वस्थ करेगा। तो हम बीज के उपचार में भी आसानी से अपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अगर ये कर दिया, तो अगर हम ये 2 चीजें कर देते हैं तो हम अपने, आप समझ लीजिए कि हम अपने जो हमारी फसल है उसमें हम 60% तक की परेशानियों को पहले ही दूर कर देंगे। मतलब सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट, अगर ये दोनों प्रोसेस हमने कर दिए तो हमारी मिट्टी में 60% तक की परेशानियां पहले ही दूर हो जाएंगी और जो परेशानी बची रहेगी फसल जब हमारी बड़ी होगी तो स्प्रे से हो जाएगा। तो स्प्रे हमें कब करना है? अब तीसरी चीज आती है छिड़काव की बात, स्प्रे। अब हमें स्प्रे कब करना है? इसके हमें स्प्रे के लिए कब करना है इस्तेमाल, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही हमारी फसल 1 से 1.5 महीने की हो जाती है, मतलब 40 से 45 दिन की हो जाती है, तब इसमें हम छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है। आपने देखा होगा किसान पीठ पर रखता है, एक टंकी होती है जो पानी में दवा को घोलता है और स्प्रे करता है, तो हमें वही टंकी लेनी है, 15 लीटर की टंकी, और उसमें हमें 40 से 50 ml तक हमें डालना है एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और उसके बाद हमें अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। अब स्प्रे करने से फायदा क्या होगा? यहाँ पर हमारी फसलों को ऊपर से सारे के सारे पोषक तत्व मिलेंगे, साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है,
एंटी फंगल है और हमारी फसलों में बैक्टीरिया की वजह से और फंगस की वजह से ज्यादा रोग आते हैं, तो ये हमारे फसलों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उनको रोकना भी शुरू करेगा, उसमें लगने नहीं देगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा 45 दिन के बाद ही हमारी फसलों में ज्यादातर रोग आते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम बेहतर कर पाते हैं। अगर हमें अपनी फसलों में किसी तरह का रोग नहीं आने देना है, हमारी फसलें स्वस्थ रहें और अच्छी पैदावार करें, तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि उसको हम 20 से 25 दिन के बाद रिपीट कर दें। मतलब जो हमने 45 दिन पर स्प्रे किया, 20 से 25 दिन के गैप के बाद हम फिर से एक बार फिर से स्प्रे कर दें। तो सेम प्रक्रिया होगी, उसमें भी 15 लीटर की टंकी लेनी होगी और उसमें हमें 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालकर स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से हम करके स्प्रे करके फायदा ले सकते हैं। ये फायदा क्या होगा स्प्रे करने से? फूल का समय है तो फूल के विकास में मदद करेगा। अगर इसको हम फ्लावरिंग के टाइम करते हैं, फल में भी विकास करेगा, फल के साइज को बड़ा करने में मदद करेगा, उसमें चमक लाने में मदद करेगा। तो उस समय पर भी इसका हम छिड़काव कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसको हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे वो दलहन की फसल हो, चाहे वो तिलहन की फसल हो, या फिर किसी बाग की फसल हो, या फिर हम किसी तरह का अनाज लगा रहे हैं, उन सभी तरह की फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा, हमने एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से हमने क्या किया, हमारे जो खेत की मिट्टी है उसको भी हमने शुद्ध किया, जो हमारी फसल है उसके भी हमने ग्रोथ किया, साथ ही साथ जो रोग लगते हैं उनको भी हम रोकने में मदद कर सकते हैं। प्लस इसको हम यूरिया और डीएपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम यूरिया अगर खेतों में डाल रहे हैं तो यूरिया में भी इसको मिला करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको हम डीएपी में डालते हैं तो डीएपी में भी डालकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे किसान होते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या हम तुरंत जैविक खेती स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी किसी भी हम फार्मर को, किसान को ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप पूरी तरह से केमिकल को खत्म कर दीजिए और तुरंत जैविक खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके पीछे का एक कारण है, पिछले 50 सालों से हम लगातार केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे हमने खाद की मात्रा को बढ़ाया। अब हम एकाएक खाद की, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको हमें धीरे धीरे खत्म करना होगा। और वो धीरे धीरे का मतलब क्या है, हमें 2 से 3 साल का समय चाहिए होगा। जब हम फर्स्ट टाइम इसको हम यूरिया डीएपी की मात्रा को हमें कम करना है, तो पहली बार जब एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 30% ही केमिकल की मात्रा को कम करेंगे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम फिर हम उसी खेत में कर रहे हैं तो 10% और कम हो जाएगा, फिर अगर हम थर्ड टाइम कर रहे हैं तो 10% और कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉप बाय क्रॉप हम यूरिया की मात्रा और डीएपी की मात्रा को कम करते जाएंगे। हमें स्टेप वाइज करना है, हमें एकाएक कम नहीं करना है। अगर हम एकाएक करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि फसल की पैदावार एकाएक कम हो जाती है। उसका कारण क्या है, हमारी मिट्टी में जो रोग लग गया है उसको दूर करने में हमें कम से कम 2 से 3 साल का समय चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना रोग है, 40 से 50 साल पुराना रोग है। तो उसको हमें ठीक करने में हमें थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्ट जादू नहीं, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हर्बल है, तो ये स्लो काम करेगा। स्लो काम करने का मतलब, किसी भी चीज की एक प्रक्रिया होती है, एक डोज होती है। जैसे बहुत ही सिंपल, अगर हम एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कहें कि सर मुझे एक चुटकी में मुझे सही कर दीजिए, और मेरी 10 साल पुरानी बीमारी है, तो क्या ठीक हो जाएगी? नहीं। उसको डॉक्टर कहेगा कि आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगेंगे, आपको दवा का एक कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। तो वही हमारी मिट्टी को फिर से जैविक बनाने के लिए इसका 2 से 3 साल का कोर्स हमें करना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट एग्रो ग्रोथ बूस्टर, जिसकी सहायता से हम बेहतर खेती कर सकते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं उनके खर्चों को कम कर सकते हैं, और हमारी मिट्टी को सुधार कर हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार में हुआ था, तो हमारे एग्रीकल्चर में एक नया प्रोडक्ट भी शामिल हुआ था, जो आपके सामने है, जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था
और किसी वजह से क्या, लॉकडाउन की वजह से ये प्रोडक्ट आप सभी तक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है, इसकी पैकेजिंग हो चुकी है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बस ये प्रोडक्ट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपके एचडी पर और आपके टीडी पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको हाफ लीटर के पैकिंग में अवेलेबल है, मतलब आपको हाफ लीटर की पैकिंग में ये मिलेगा। ये प्रोडक्ट ना ही किसी तरह का फर्टिलाइजर है, मतलब ये ना किसी तरह का खाद है, और ना ही किसी तरह का पेस्टिसाइड है, मतलब कीड़े मारने वाला। ये एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड गुणवर्धक स्प्रे है, जिसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना। अब बहुत ही सिंपल देखें तो जब किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करता है, आपने देखा होगा किसान किसी भी तरह का दवा का छिड़काव करता है, जैसे वो कीटनाशक कर रहा, तो आपने देखा होगा कि वो 15 लीटर की टंकी में पानी में दवा को घोलता है, और जब दवा को घोलने के बाद वो स्प्रे करता है, तो पत्तों पर जैसे ही वो बूंद पड़ती है, वो पत्तों पर उसी प्रकार से रुकी रहती है, फैलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रोडक्ट है, जिसको हम सिलिकॉन बेस्ड बोलते हैं, ये एक स्प्रेडर है। ये क्या करता है, उस बूंद की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को ही खत्म कर देता है। सिलिकॉन बेस्ड है, सरफेक्टेंट है, एडजुवेंट है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ड्रॉप होती है, उसके सरफेस टेंशन को ब्रेक करके उसको पत्तों पर पूरी तरह से फैला देता है। साथ ही साथ पत्तों की ऊपरी परत में जो दवा होती है वो अंदर तक जाती है, मतलब लंबे समय तक उसका असर प्रभावी रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका मेन काम क्या है, ड्रॉप के पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देना, मतलब पानी को और ज्यादा पतला कर देना। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो इसको हमें किसान कोई भी चीज करता है, अपने खेतों में कोई भी चीज डालता है, हमें एग्रो एक्टिवेटर को उसमें ऐड कराना है, ताकि उसकी पावर बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, और वो अच्छी तरह से काम में आए, जिससे किसान को वही प्रक्रिया बार बार ना करनी पड़े। बहुत ही सिंपल मैं शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा जैसे किसान सब्जियों की फसल लगाता है, जैसे बैगन है, भिंडी है, अभी आजकल हम देखें तो खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, किसान को उसमें बहुत ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है। होता क्या है कि हफ्ते भर में भी उसको कई कई बार, दो दो तीन तीन बार स्प्रे करना पड़ता है। या फिर अगर वो स्प्रे कर रहा हो, स्प्रे करने के 1 घंटे बाद, 10 मिनट के बाद अगर बारिश आ जाएगी, तो उसकी सारी मेहनत धुल जाएगी, सारी दवा धुल जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी चीज में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स कर दें, तो बूंद बनने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, मतलब बूंद नहीं बनेगी, पत्तों के ऊपर पड़ेगा और उसके ऊपरी परत में अंदर तक चला जाएगा, जिससे दवा का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। अगर किसान स्प्रे कर रहा है, उसके 10 मिनट बाद, 1 घंटे के बाद बारिश आ जाएगी, तो उसका कोई भी नुकसान न। तो प्लस अगर हम देखें, तो इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई हैं, वो अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। 30 से लेकर के 50% तक खर्चों को किसान अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकता है। मुख्य रूप से जो वो छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो अभी अप्रैल का महीना है, अभी जून, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, और इस समय पर पानी की बहुत बड़ी समस्या आती है किसानों के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए। या फिर अगर किसी तरह से किसान सिंचाई करता है, तो पानी उसका गर्मी की वजह से, वाष्पीकरण से बहुत जल्दी उड़ जाता है, और उसको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम अपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान 50% तक अपने को सिंचाई के रूप में बचा सकता है। साथ ही साथ अपने खेत की नमी को वो जस्ट डबल कर सकता है। कैसे करेगा? बहुत ही सिंपल बात, इसको हम जानेंगे। तो सीधी सी बात कि ये प्रोडक्ट ना ही किसी तरह का केमिकल है, और ना ही किसी तरह का फर्टिलाइजर है। हमें करना क्या है, किसान कोई भी चीज अपने खेतों में डालता है, चाहे स्प्रे कर रहा हो, चाहे पानी डाल रहा हो, चाहे यूरिया डाल रहा हो, चाहे डीएपी डाल रहा हो, उन सारी चीजों में हमें अपने इस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। मतलब ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, इसको हम किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान को हम अपना प्रोडक्ट अगर एग्रो ग्रोथ बूस्टर को अगर हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उसमें भी हम इसको डालकर स्प्रे करवा सकते हैं, उसका भी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी।
इसको प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर किसान किसी तरह का खरपतवार नाशक कर रहा है, किसी तरह का खरपतवार नाशक कर रहा है, तो हमें खरपतवार नाशक में इसको हमें ऐड करना है। बहुत ही सिंपल, हमें ऐड कितना करना होगा? 20 ml 15 लीटर की टंकी। खरपतवार नाशक मतलब जो घास फूस उगाते हैं उनको खत्म करने के लिए जो किसान खरपतवार नाशक डालता है, इसको हम हेर्बिसाइड बोलते हैं। उसमें हमें 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है। अगर किसान अपने खेतों में फफूंदी नाशक डाल रहा है, यानी कि फंगीसाइड डाल रहा है, अगर किसान अपने खेतों में कीटनाशक डाल रहा है, मतलब पेस्टिसाइड अगर डाल रहा है, या फिर अगर हम एग्रो एक्टिवेटर को एग्रो ग्रोथ बूस्टर को अगर हम यूज करवा रहे हैं, मतलब किसी तरह का टॉनिक अगर कर रहा है, तो वहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की मात्रा 5 से 10 ml हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर इसको हमें सिंचाई के पर्पज से इस्तेमाल करना है, इसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर हमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए जिस खेत में किसान को सिंचाई करनी है, हमें लेना है एग्रो एक्टिवेटर को 160 ml से लेकर के 200 ml तक 1 एकड़ के खेत के लिए जहां पर सिंचाई करनी। फिर हम कम से कम 80 लीटर पानी लेंगे, उस पानी में इसको हम घोलेंगे और घोलने के बाद हम स्प्रे कर देंगे जहां पर हमें सिंचाई करनी है। अगर किसान स्प्रे नहीं कर पाता है तो इसको किसान मिट्टी के साथ मिलाकर डाल सकता है, या फिर गोबर की खाद के साथ मिलाकर के डाल देगा। तो जैसे अगर हमें सिंचाई करनी है तो हमें क्या करना होगा? 160 ml से लेकर के 200 ml तक लेना है, कम से कम 80 लीटर पानी में मिलाना है और खेत पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद 12 घंटे का गैप रखना है, मतलब किसान को 12 घंटे के लिए वेट करना होगा। मतलब अगर किसान को सिंचाई करनी है तो वो क्या करे, शाम को डाल दे और सुबह सिंचाई कर दे। 12 घंटे का वेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या करता है, ये मिट्टी में अच्छी तरह से समा जाता है और हमारी मिट्टी को नर्म करने में भी मदद करता है। उसके मॉलिक्यूल में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर किसान 12 घंटे बाद अपने खेतों में सिंचाई करेगा तो पानी तेजी से फैलेगा और मिट्टी में दुगने जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये करता क्या है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मतलब हमारी मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। और अगर मान लीजिए कोई खेत 1 एकड़ का खेत है और उसको अगर किसान ट्यूबवेल से अगर उसको सिंचाई कर रहा है और उस खेत को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो एग्रो एक्टिवेटर करने के बाद वही खेत, उसका खेत 6 से 8 घंटे में ही भर जाएगा। मतलब पानी तेजी से फैलेगा, तो किसान का खर्चा इस तरह से कम होगा कि उसका 2 से 4 घंटा भी बच जाएगा ट्यूबवेल को चलाने के लिए, और साथ ही साथ उसकी नमी भी दुगनी रहेगी। अगर किसान महीने में 4 सिंचाई कर रहा था, तो इसको डालने के बाद सिर्फ 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर महीने में वो 2 बार सिंचाई कर रहा था, तो 1 बार ही करनी पड़ेगी। मतलब 50% का उसका खर्चा भी बच जाएगा। और इसका जो हमने मिट्टी में एग्रो एक्टिवेटर को डाला है, ये हमारी मिट्टी में 1 महीने तक इसका असर रहेगा। मतलब अगर 1 महीने में किसान को दोबारा सिंचाई करनी है तो इसको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने में 1 बार ही डाल करके वो कई बार सिंचाई कर सकता है। लेकिन अगर उसको 1 महीने के बाद फिर से सिंचाई करनी है तो फिर से ये प्रक्रिया उसको दोहरानी पड़ेगी। मतलब उसको अपने इस प्रोडक्ट को, एग्रो एक्टिवेटर को 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार फिर डालना होगा पानी के साथ, या फिर वो मिट्टी या गोबर की खाद के साथ डाल सकता है। तो इस तरह से हम इसका, साथ ही साथ अगर किसान अपने खेतों में यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो वहां पर भी इसकी मात्रा को हम ऐड कर सकते हैं। अब वहां पर हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी होगी? बहुत ही सिंपल है। अगर किसान यूरिया डाल रहा है तो उसको 1 केजी यूरिया में हमें एग्रो एक्टिवेटर को सिर्फ और सिर्फ 2 ml डालना है। 1 किलो यूरिया की खाद में या डीएपी की खाद में हमें 2 ml डालना है एग्रो एक्टिवेटर को। अब मान लीजिए किसान 50 किलो यूरिया डालता है तो हमें 100 ml की इसकी आवश्यकता हो। अब 100 ml हमें डालना कैसे है? हमें यूरिया में इसको डायरेक्ट नहीं डालना है,
हमें क्या करना है, पहले थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है या बालू ले लेना है, फिर उसमें इसको मिक्स करके फिर उसको उस बालू को, मिट्टी को यूरिया में मिला करके उसको हमें अपने खेत में ब्रॉडकास्ट कर देना है, उसको हमें छिड़काव कर देना है। तो इस तरह से हम यूरिया और डीएपी में भी डाल करके इसका फायदा ले सकते हैं, और यूरिया और डीएपी की इफेक्टनेस जो है, उसका जो यूज है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी तरह से इसको डीएपी में भी कर सकता है। प्लस आपने देखा होगा किसान और भी कई तरह से सिंचाई करता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन करता है, मतलब पाइप के द्वारा सिंचाई करता है। आपने देखा होगा फव्वारे वाली सिंचाई करता है, जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। तो वहां पर भी एग्रो एक्टिवेटर को वो किसान उस टंकी में जहां से पानी आ रहा है वहां पर डाल सकता है, और इसको इस इरिगेशन के पर्पज से इस्तेमाल कर सकता है। तो हम हर एक तरह से इस प्रोडक्ट का फायदा ले सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और किसान जो है वो अपने खेतों में केमिकल की मात्रा, पेस्टिसाइड की मात्रा जो डाल रहा है वो कम जाएगा, उसका खर्चा भी बचेगा, उसका मेहनत भी बचेगा। कैसे? एग्रो एक्टिवेटर जब अगर कीटनाशक में डालता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर वो 10 स्प्रे कर रहा है तो उसको 5 से 6 ही स्प्रे करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जहां पर किसान को 10 स्प्रे करना पड़ रहा था, वहां पर अगर 5 से 6 स्प्रे ही करेगा, मतलब 4 टंकी अगर उसकी बच जाती है तो 4 टंकी की दवा आप सोच लीजिए बच गई, साथ ही साथ 4 टंकी की मेहनत भी बच गई। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 4 टंकी एक्स्ट्रा केमिकल जो खेतों में जा रहा था, वो केमिकल भी कम जाएगा, मतलब हमारे खेतों में और हमारी फसलों में केमिकल की मात्रा भी कम होगी। तो इस तरह से हम अपने इस एग्रो एक्टिवेटर का हर एक तरह के फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग, जैसे ही ये प्रोडक्ट आएगा, आप इसको सभी लोग जो है पहुंचाएंगे, हमारे किसानों तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ हम अपना बिजनेस भी आगे लेकर के जाएंगे। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, जिसके बारे में हमने जाना। हमारा पहला प्रोडक्ट था एग्रो ग्रोथ बूस्टर, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर। तो यहाँ पर इन प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना, और आगे हम चलते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर में ही 2 प्रोडक्ट और हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और वो 2 प्रोडक्ट हमारे जो है वो वेटनरी से संबंधित प्रोडक्ट। वेटनरी की बात करें तो ये सॉरी भी एक देवेंद्र बहुत जी, बड़ा सेक्टर। देवेंद्र जी, हाँ, सॉरी हाँ टू जी सर। इंटरप्ट यू। हेलो यस, यस सर। देवेंद्र जी, आपने अभी तक जो बताया बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, जी। और बहुत ही आपने क्लैरिटी के साथ बताया। मैं यस चाहूंगा सर। कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स और जो फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं, वो जी। पहले जो आपने 2 इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बताए, इतनी गहराई में बताया, इतना जी। मैं बता सकता हूं कि इतना बेहतरीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आज तक हमें किसी ने भी ट्रेनिंग नहीं दिया है जो आपने आज दिया है। तो मैं चाहूंगा यस कि सर। पहले हमें वो सीप इन कर लेने दीजिए हमारे लोगों को, और हम यस सर। फिर से एक नया सेशन रखेंगे दूसरे 1 या 2 दिन के बाद में, जहाँ पे हम वेटनरी के लिए। प्रोडक्ट के बारे में आपसे सीखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन देवेंद्र जी। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी एसोसिएट से। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे कि हम लोग बहुत सारी होम मीटिंग करते हैं, होम तो हम लोग वहां पर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को साथ में रखते नहीं, हमारा फोकस और प्रोडक्ट के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने इस प्रोडक्ट को भी शामिल करें, कंपलसरी करें, क्योंकि जो हमारी 70% जनसंख्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टाटा की बात करें या रिलायंस की बात करें, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बड़ी कंपनी हो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना बनाती। इसलिए अगर कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनना है, और अगर उसको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो 70% जनसंख्या के पास हमें जाना होगा। और वो 70% जो जनसंख्या है, वो क्या कर रही है? वो खेती बाड़ी कर रही है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट इसलिए रखा गया है, ताकि हम उन जनसंख्या के पास जाकर के, किसानों के पास जाकर के, हम ये अपने प्रोडक्ट को एंट्री प्रोडक्ट की तौर पर हम इस्तेमाल कर सके। उसके बाद उसके घर में हम और भी बहुत सारे जो हमारे हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट हैं, हमारे होम केयर हैं, हमारे पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट हैं, उन सारे के सारे प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। लेकिन पहले इन प्रोडक्ट को वहां तक हम पहुंचाएं जिससे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ
हमारी कंपनी भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सर अख्तर सर। जी बने रहिए। वाकई में मैं पूरे IMC एसोसिएट्स की तरफ से और हमारे जितने भी लोग जो भी हैं उनकी तरफ से मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना विस्तार में, इतना क्लियरली और इतने धैर्य के साथ में, मतलब बिल्कुल भी स्पीड में नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बहुत जल्दी में है। आपने इतना इतना डिटेल में एक एक पॉइंट कवर किया, मिट्टी से लेके जड़ों से लेके आपने बैक्टीरिया के बारे में बात की, आपने एक एक प्रोडक्ट के अंदर के जो एंजाइम्स है उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की, आपने ऋतुओं के बारे में बात की, आपने हर प्रकार के जो क्रॉप्स है, दाल से लेके फल से लेके फूलों तक, आपने बहुत विस्तार में हमारे लोगों को आज जो ज्ञान दिया, जो ट्रेनिंग दी, जो इंफॉर्मेशन दी, वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी दी गई ये ट्रेनिंग हमारे सभी एसोसिएट्स को एक वरदान रूपी साबित होगी, जिससे वो अपने अपने एरिया में जाके किसानों के साथ बात करके उनको भी आपके तरफ से आई हुई जो जानकारी है वो उनको पहुंचाएंगे और किसानों की खेती में वृद्धि होगी, साथ में हमारे एसोसिएट्स के बिजनेस में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कंपनी मैनेजमेंट को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसा काबिल, आप जैसा इतना इंफॉर्मेशन का धनी व्यक्ति को कंपनी ने हमारे लिए अपॉइंट किया है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन देवेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड IMC। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपकी ये जो ट्रेनिंग्स है हमें देते रहिए, हमारी टीम्स तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, ताकि हम सभी लोग जो भी ज्ञान है उससे हम लोग अवगत होते रहे। तो थैंक यू वंस अगेन एंड आई वुड लाइक टू थैंक हमारे जितने भी साथी आज फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं और जितने भी लोग हमारे आज हमें जूम पे सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कल की जो अनाउंसमेंट है, कल हम एक जूम मीटिंग कर रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर के साथ में। 3:30 बजे का उनका टाइम है, जूम पे रहेगी वो मीटिंग। दैट मीटिंग इज डॉक्टर वाजपेयी की जो टीम है उनके लिए है। तो आप सभी लोग 3 बजे वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमने ट्रेनर को कल इन्वॉल्व किया है कि कैसे हमें बिजनेस के बारे में आगे करना है। सो कल 3 बजे वो ट्रेनिंग है एंड 4:30 बजे मैं एक लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो हम सब मिलते हैं कल 3 बजे ट्रेनिंग के लिए। तो वो जूम मीटिंग की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आईडी पासवर्ड के लिए आप अपने अपलाइन चेयरमैन से संपर्क करें। और 4:30 बजे जो ट्रेनिंग होने वाली है वो प्रेम जी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हम सबके अपलाइन। तो वो ट्रेनिंग भी आप सभी लोग देखिएगा, सुनिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से। टिल दैट टाइम टेक केयर, लव यू ऑल, गुड IMC।